हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स की प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने प्रोटीन के बारे में जनरल बातें करी थी, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बताया था और वहाँ मैंने आपको फाई एंड साई एंगल बताए थे, जिन्हें हम डाईहेड्रल बॉन्ड्स भी कहते हैं या डाईहेड्रल एंगल्स भी कहते हैं, टॉर्सन एंगल्स भी कहते हैं। वो आज अपने काफी काम आने वाला है, तो आप आराम से ये चीजें समझें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में आप हेडिंग डाल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अपन प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पहले ओवरऑल समझ लेते हैं, फिर पॉइंट्स बना करके लिख देंगे। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ लीनियर प्रोटीन का चेन या अमाइनो एसिड का चेन। जैसे मैं ऐसे ही मान लीजिए एक ऐसे ही लिख रहा हूं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन के बाद में सिस्टीन आ गया, फिर उसके बाद में सपोज आर्जिनिन आ गया, इसके बाद में लेट्स से कि फिर से ग्लाइसिन आ गया, ग्लूटामेट आ गया, ऐसे करके कोई भी मैंने ऐसे एक नॉर्मल सा हाइपोथेटिकल चेन बना लिया। इसका सी टर्मिनस फ्री होगा, इसका एन टर्मिनस फ्री होगा। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाई है ना मैंने, इसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि केवल और केवल ओनली द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट। अभी साइड चेन में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे कहते हैं अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप ऐसे समझो कि अपने पास में कोई जो मोतियों की माला है और उसको अपन ने सीधा कर दिया, बस दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की कुछ खास बात है क्या? जी हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हमको ये पता चलेगा कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं और कौन से सीक्वेंस में है। यदि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो 100% उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हो सकता है कई बार तो भयंकर डिजीज भी हो जाए, सिकल सेल एनीमिया। एक अमाइनो एसिड चेंज होता है और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, उस प्राइमरी स्ट्रक्चर की खास बात क्या है? उसकी खास बात होती है कि उसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। तो खास बात क्या है? कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स determines physical and chemical properties of प्रोटीन। यानी इस प्रोटीन की क्या क्या तो फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे और कैसा इसका केमिकल नेचर होगा, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? इसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, या अमाइनो एसिड का जो कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इस स्ट्रक्चर को, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है
उस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है एक पर्टिकुलर, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिसाइड करेगा कि ये प्रोटीन कैसे मुड़ेगा, कैसे इसकी फोल्डिंग होगी। तो ये डिसाइड्स द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की फोल्डिंग को डिसाइड करेगा। ठीक है, ये चीज अपने सिंपल सी दिमाग में बिठा लीजिए कि जैसे ये सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, उसके जो डाइहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो एंगल्स हैं फाई साई, जितनी डिग्री पे रोटेट होंगे तो उसके हिसाब से फोल्डिंग होगी, और जैसी फोल्डिंग होगी वैसा ही फंक्शन होगा, मतलब उसके हिसाब से डिटरमाइंस द फंक्शन। तो कुल मिला के आप क्या बोल सकते हो कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ प्रोटीन को डिसाइड करती है। जैसे ये होगी वैसे के हिसाब से इसका फंक्शन होगा यहां पे पक्का। अब यदि इसमें म्यूटेशन आ जाए तो, इफ म्यूटेशन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, यदि प्राइमरी स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ जाए तो पहले तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज होगा, और यदि फंक्शन चेंज हो गया है तो हो सकता है कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाए। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, फंक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की कुछ तो खास खास बातें हैं। खाली लीनियर जो चेन है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें अभी साइड चेन्स का कोई रोल नहीं है। इवन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी साइड चेन का रोल हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें होता नहीं है मतलब। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डिटर्मिनेंट कैसे? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस का अल्टीमेटली जो है वो हमें फंक्शन और फोल्डिंग देखने को मिलेगी। एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कि दो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर वाली चेन्स हैं वो आपस में क्रॉस लिंक कर सकती है। समटाइम्स टू पॉलीपेप्टाइड्स में क्रॉस लिंक। अब क्रॉस लिंक करने के लिए कोई कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, और वो कोवेलेंट बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड मोस्टली डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वही होता है। तो इसका कोई एग्जाम्पल आपको इंसुलिन याद होना चाहिए। मैंने अच्छे से बताया था इंसुलिन आप लोगों को कि इंसुलिन किस तरीके से काम करता है। इसका जो एक ए चेन होता है उसमें 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं, ए चेन के अंदर 6 एंड 11 नंबर के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ए एंड बी में 7 के बीच में होता है, और 19-20 के बीच में होता है। याद आया ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड? तो ये एक इंसुलिन की स्ट्रक्चर है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कोई डाई सल्फाइड बॉन्ड इस तरीके से ये लगा हुआ है। ये हुई बात अपने पास में। तो ये तो डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब उसके बाद में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको मैं। जैसे कोई भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, लेट सपोज कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये 11वां, ऐसे ऐसे करके कितना ही लंबा ले लो कोई दिक्कत नहीं है।
इनमें से हर यदि आप 2 अमाइनो एसिड को लोगे, कहीं से भी 2 को उठा लो, जैसे ये देखो, ये मैंने यहां से 2 को उठा लिया, तो एक बार इन दोनों के अंदर समझने की कोशिश करना। ये एक अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये तो हो गया अपना साई एंगल, और फिर ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एमाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये पता ही आपको। उसके बाद में ये कार्बन का अल्फा कार्बन वापस से आ गया और इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको एक चीज समझनी है कि हर 2 अमाइनो एसिड के बीच लगातार जो 2 अमाइनो एसिड है, देखो 2 अमाइनो एसिड कैसे, अल्फा कार्बन से लेके अल्फा कार्बन तक, फिर आगे नहीं जाना, इधर पीछे नहीं जाना, अल्फा से अल्फा तक। तो यहां से लेके यहां तक टोटल 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स सेम प्लान में होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। क्या है ये? इन ए पेयर ऑफ amino acids, 6 atoms are present in a pair। ये जो है वो पेयर के अंदर प्रेजेंट, सॉरी पेयर नहीं, इन ए प्लान, सॉरी प्रेजेंट इन ए प्लान, एक प्लान के अंदर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज बताता हूं आपको छोटी सी, किसी भी पॉलीपेप्टाइड की नेमिंग कैसे की जाती है? नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड की नेमिंग के लिए आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। कितने भी अमाइनो एसिड हैं, ठीक, जैसे मैं आपको एक ग्लूटाथायोन का एग्जाम्पल है उसके साथ समझा देता हूं, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले लेट सपोज कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो है ग्लाइसिन, फिर उसके बाद में एक है ट्रिप्टोफैन, और फिर उसके बाद में है एक ग्लूटामेट। ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, क्या बोलते हैं, चलो मैं एक मिनट उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ECG। ये एग्जाम्पल है ग्लूटामेट, ये सिस्टीन और ये ग्लाइसिन। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें उनके जो नाम है, उनके नाम के लास्ट में जो एक छोटा 2 लेटर्स हैं उनको चेंज करना है, और उनको चेंज करके लिखना है YL। जैसे ये हो जाएगा ग्लूटामिल, 8 हटा दो और ग्लूटामिल कर दो, इस सिस्टीन में से इन हटा दो और इसे सिस्टिल कर दो। लेकिन खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो C टर्मिनस के ऊपर अमाइनो एसिड होगा, यानी लास्ट अमाइनो एसिड, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, वो ग्लाइसिन का ग्लाइसिन ही रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। करना क्या है, नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड के अंदर कि जो सफिक्स लगाना है अपने को, एक सफिक्स YL is used, except then C टर्मिनस अमाइनो एसिड। C टर्मिनस का जो अमाइनो एसिड है उसका नाम वैसा का वैसा ही रखो। अगर लास्ट में मान लो सिस्टीन होता तो सिस्टिल नहीं लिखते, उसको सिस्टीन ही लिखते, और ग्लाइसिन इधर होता तो ग्लाइसिल लिख देते उसको।
चेंज क्या करना है, लास्ट को छोड़ के बाकी के सारे, ये एक तरीका होता है। अब एक और छोटी सी चीज पढ़ते हैं, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैसे पता लगाएंगे कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। उसके लिए एक छोटा सा, मतलब छोटा सा तो क्या है, काफी लंबी प्रोसेस है। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर है ना 3 स्टेप्स होते हैं, वो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और ये तीनों स्टेप्स के बारे में लगभग हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। मैं आपको अभी खाली वापस से रिकॉल कराता हूं कैसे। देखो, सबसे पहला काम ये है कि आप पहले ये पता करो कि उस प्रोटीन में कौन कौन से और कितने अमाइनो एसिड्स हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपको एग्जाम्पल सोल्व कराए थे, तो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि इस प्रोटीन के अंदर, इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर 2 एलानिन है, पर वो एलानिन कहाँ है ये नहीं पता, या 2 आर्जिनिन है, 4 सेरीन है, बट वो सेरीन कहाँ है वो नहीं पता। तो पहले तो ये पता लगाओ कि कौन से अमाइनो एसिड है और कितने कितने हैं। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड कंपोजिशन। एमिनो एसिड कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड कंपोजिशन। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन एक काम करेंगे, कोई भी प्रोटीन लेंगे, जैसे ये कोई फोल्डेड प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को मिक्सचर ऑफ प्रोटीएजेज से ट्रीट करेंगे एक बार तो। और उस मिक्सचर ऑफ प्रोटीएजेज का नाम होता है प्रोनेज। प्रोनेज, देखो प्रोनेज का मतलब क्या होता है। प्रोनेज का मतलब है मिक्सचर ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। नॉन स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। तो इसका काम क्या है, पूरे के पूरे प्रोटीन को एक एक अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ देना। इससे ये पता चलेगा अपने को कि इस प्रोटीन में सपोज 4 सेरीन है, 2 एलानिन है ना, 3 मान लो सिस्टीन है, 1 आर्जिनिन है, 1 हिस्टिडीन है, 1 ल्यूसीन है, 1 लाइसिन है। ऐसे ऐसे पता चल जाएगा। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम अपने को क्या करना है, दूसरा काम अपने को करना है, इस प्रोटीन को स्पेसिफिक प्रोटीएजेज से क्लीव करके उसके सेगमेंट्स बनाने हैं। इसे कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। स्मॉलर सेगमेंट्स में कैसे, सेम प्रोटीन लेना है दूसरा, ये तो प्रोटीन की मान लो फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी, और आप इसकी सेकंड कॉपी ले लीजिए, सेकंड कॉपी, आप इसकी थर्ड कॉपी ले लीजिए, आप इसकी फोर्थ कॉपी ले लीजिए। ये इस तरीके से आपको इसकी बहुत सारी कॉपीज लेनी है। सॉरी। अब आपको क्या करना है, किसी एक कॉपी को तो ट्रिप्सिन से क्लीव करना है, इसको ट्रिप्सिन से काट दो, ट्रिप्सिन। एक कॉपी जो है, इसको कीमोट्रिप्सिन,
इससे कट कर दो, एक को लेट्स सपोज साइनोजन ब्रोमाइड से कट कर दो। जब आप इनसे कट करोगे तो ये अलग 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 सेगमेंट्स देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलने वाले हैं डिफरेंट लेंथ के सेगमेंट्स। ये ट्रिप्सिन से ऐसे मिल गए, मान लो कीमोट्रिप्सिन से ऐसे मिल गए, और ये साइनोजन ब्रोमाइड से ऐसे मिल गए। अब इनमें सीक्वेंस है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक ओवरलैपिंग करने वाला एग्जाम्पल बताया था, याद है आपको, वही वाले ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे। अब आपको थर्ड स्टेप लास्ट क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको डिटर्मिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस बाय ओवरलैपिंग स्मॉल फ्रैगमेंट्स स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ठीक, ये काम अपन कर चुके हैं, तो वही वाला काम करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या रोल है, कैसे है। तो ये है अपने पास में प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पूरी कहानी। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, और इसके अंदर भी क्या क्या पॉइंट्स अपने को पहले ध्यान रखने हैं, फिर ये कितने टाइप की होती है, वही अल्फा हेलिक्स बीटा शीट सब बात करेंगे, बहुत इजी इजी है। सबसे पहले तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब समझ में आया। पर बात यह है कि जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि ये कोई आर्जिनिन है, ये कोई लाइसिन है, ये कोई ग्लाइसिन है, ये कोई सिस्टीन है, ये कोई लेट सपोज कि फिर से कोई लेट कुछ भी ले लो, हिस्टिडीन ले लीजिए, लेट सपोज कि ल्यूसीन आ गया, एलानिन आ गया, ऐसे करके, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन आर्जिनिन है, उसकी कोई साइड चेन है, लाइसिन है, उसमें एप्सिलॉन अमाइनो एसिड है, सिस्टीन है, उसके अंदर जो एसएच ग्रुप है, हिस्टिडीन है, उसके अंदर भी एक रिंग है, ल्यूसीन है, उसकी ब्रांच्ड साइड चेन है, एलानिन में खास उतना नहीं है। अभी तक अपन ने साइड चेन को यूज नहीं किया था, अब भी नहीं करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसी में कुछ अमाइनो एसिड हैं, वो एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हो सकता है कहीं पर प्रोलीन आ जाए तो ये कोई बैंड हो जाए, इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिसमें अभी भी साइड चेन का कोई रोल नहीं है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स का ऐसा अरेंजमेंट है जो कि फाई और साई एंगल की वजह से बनता है, जिसमें साइड चेन का अभी भी कोई रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सीधी स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है तो वो प्राइमरी है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो वो सेकेंडरी हो जाती है, और बॉन्ड्स आएंगे फिर वो टर्सरी बनेगी, वो तो बाद की कहानी है, अभी तो अपन इसी के ऊपर रहते हैं कि ये क्या है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसको कैसे मतलब अपन डिफाइन करेंगे, ए सेगमेंट ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड का ही कोई सेगमेंट which has its local arrangement of amino acids without involving side chains.
साइड चेन तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, वरना तो टर्सरी स्ट्रक्चर में चला जाएगा। अब ये जो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो साई एंड फाई एंड साई एंगल्स रोटेट एंड गिव्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो फाई साई एंगल्स होते हैं ना, ये रोटेट होते हैं और इनकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो इसको स्टेबलाइज करते हैं। और डिटरमाइन कौन करेगा? डिटरमाइन करेगा ये फाई साई एंगल जो है वो डिटरमाइन करते हैं। चलिए, अब एक तो हो गया ये। अब उसके बाद में हमको बहुत सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, जिनमें से मोस्ट कॉमन कौन सी है? मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सबसे ज्यादा कॉमन है वो है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। ये है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है आपका रिवर्स टर्न। और फिर आता है 310 हेलिक्स। और उसके बाद बहुत सारे हैं, बट मोस्ट कॉमन के अंदर 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। इससे ज्यादा अपन अभी बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं, पहले आप वो समझें। हेडिंग डालो बढ़िया सी, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या है, किसने डिस्कवरी करी, वो तो बाद की बात है। पहले अपन मीनिंग समझेंगे अच्छे से और आपको मैं समझाता हूं। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम आपको इजीली समझ में आएगा। अपन एक काम करते हैं, मान लो कि ये कोई पहला अमाइनो एसिड है, ये अल्फा कार्बन, इसके एक तरफ H है, दूसरी तरफ इसकी कोई R चेन है जिसको अपने को इन्वॉल्व नहीं करना है, फिर इसका ये कार्बन और इस कार्बन का ऑक्सीजन, ये इधर NH3, ये हो गया हमारे पास में एक कंप्लीट अमाइनो एसिड। अब आप कहोगे इसमें OH तो नहीं लिखा, COOH, OH निकल गया, हम पेप्टाइड बनाने वाले हैं। ये है फर्स्ट नंबर का, समझ में आया ये? अब इस फर्स्ट नंबर के साथ ये देखो, ये दूसरे नंबर का जुड़ रहा है, यहां पे मैं जोड़ रहा हूं, देखते जाओ। इसका ये इस तरीके से, ये अल्फा कार्बन, फिर उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन ऐसे बना लेंगे इसका, और इधर R चेन आ जाएगी, और ये दूसरा हो गया अमाइनो एसिड। फिर देखो तीसरा, ये N, ये H, फिर उसके बाद में C अल्फा, उसके बाद में C, फिर ये ऐसे बनाना है अपने को। मैं सही बना रहा हूँ? बिल्कुल सही बना रहा हूँ मैं। ये R, ये H, फिर उसके बाद में चौथा एक और बनाऊंगा, आपको तभी समझ में आएगा। ऐसे मत सोचना कि सर इतना क्यों बना रहे हैं, ये जरूरी है आपके लिए। फिर C अल्फा, और फिर इधर R आएगा, इधर H आएगा, इधर C आएगा, इधर ये आएगा, और फिर उसके बाद में वापस से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा कलर ले? चलो ये ले लेते हैं। ये H आएगा, ये C अल्फा आएगा, ये H आएगा, ये R आएगा, ये C के बाद में ये अल्फा आएगा।
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और ले लेता हूं लास्ट, ताकि आपको क्या समझ में आ जाएगा। ये N आएगा, ये H आएगा, ये C अल्फा होगा, यहाँ R आएगा, यहाँ H आएगा, और ये CO, फिर आगे जो भी रहेगा उसको अपने को नहीं देखना एक बार। अब समझो यहाँ पे, यहाँ टोटल 6 अमाइनो एसिड बनाए मैंने, ये ब्लैक कलर से बनाया है, ये इतना तो एक है, फिर ये ग्रीन कलर से बनाया है, ये दूसरा है, फिर उसके बाद में ये जो बनाया है रेड कलर का तीसरा है, ये इतना है वो चौथा है, और ये आगे वाला पांचवा है, और ये आगे वाला छठा है। ये हो गए अपने पास में 6 अमाइनो एसिड, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है ना, उसका कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये क्या करेगा, ये अपने बाद चौथा गिन लो आप। जैसे ये जो है कार्बन, इसका ऑक्सीजन, ये अपने के बाद, ये तो पहला, इसके बाद चौथा गिनो, चौथे में आएगा 1 2 3 और ये 4, ये चौथे के NH का जो H है उसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ में बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे आ जाओ, दूसरे के ऊपर बात करते हैं। यदि मैं फिर से इस सेकंड का ये वाला ऑक्सीजन देखूं, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, ये जब खींचेगा ना तो बॉन्ड बनेगा। आपको मैं एक क्वेश्चन का भी तरीका बताऊंगा। देखो ये जो ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, अपने से चौथा गिन लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस चौथे का जो NH है इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। आराम से पहले तो आप ये स्ट्रक्चर समझो अमाइनो एसिड्स की, ये H बॉन्ड है और ये भी H बॉन्ड है। पहले तो आराम से स्ट्रक्चर समझो, फिर मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा। क्या किया, ऑक्सीजन है ना, उसको पड़ी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक अमाइनो एसिड का जो C प्राइम वाला कार्बन है, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन, उसके बीच में, और उसके आगे जो चौथा है उसके बाद चौथा, यानी वैसे पांचवा, अगर उसको भी गिनो तो फिफ्थ, नहीं तो फिर फोर्थ, उनके NH के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले गांठ बांध लो, अल्फा हेलिक्स समझ में आएगा। जब आप अल्फा हेलिक्स की अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, nth नंबर का कार्बन वाला ऑक्सीजन के साथ nth +4 वाला NH ग्रुप, इनके बीच में बन रहा है। इसको शॉर्ट में N डैश nth +4 ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। वैसे गिनोगे तो पहला पांचवे के साथ बना रहा है, लेकिन ऐसे गिनोगे तो फिर ये पहला चौथे के साथ में, अपने बाद चौथे के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लिखने का ये तरीका सही है। कल को वो लिख दे कि जैसे मान लो कि nth वाला NH और n+4 का CO, यानी उल्टा, तो ये तरीका गलत है, रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट, दिस इज द रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट। किसी की बुद्धि उल्टी चल जाए, मान लो वो ये कह दे कि सर आप ये बताओ कि यदि मैं ऐसे कहूं कि ये वाला नाइट्रोजन है वो अपने से 1 2 3 4 चौथे वाले CO के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो भी तो वही बात है, बात वो नहीं है। क्योंकि ये यहाँ का नाइट्रोजन है, वो नहीं कह रहा कि मेरा हाइड्रोजन लेके बॉन्ड बना लो मुझसे, ऑक्सीजन कह रहा है कि तेरा हाइड्रोजन दे दे, बॉन्ड बनाऊंगा। समझ में आ रहा है ना अंतर। तो आप हमेशा क्या तरीका बताओगे, सही वाला, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, N नंबर का कार्बन है,
तो n+4 नंबर का ये n+4 ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चलो n+4, ये तरीका सही है। अब इस तरीके में और देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें छिपी हुई है, वो अपन लिखते हैं, समझते हैं। यदि आप इस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करो, यहां पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बिटवीन वन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कितना आ रहा है देखो आप। अपन पहले के हिसाब से समझते हैं। ये 1 नंबर वाला है ना, इसका तो सिर्फ इतना सा पोर्शन आया, इतना सा पोर्शन। 2 नंबर वाला पूरा आ गया, 3 नंबर वाला पूरा आ गया, 4 नंबर वाला पूरा आ गया। मतलब 3 अमाइनो एसिड तो पूरे पूरे आ रहे हैं। थोड़ा सा पहले वाले का और थोड़ा सा इस 5वें वाले का, ये भी आ रहा है ना। ये लगभग 0.6 अमाइनो एसिड के बराबर है। तो यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कितने अमाइनो एसिड हैं? 3.6। इसलिए इस हेलिक्स को 3.6 हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अभी तो ना आप एक काम करो, इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में, मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में 3.6 जो ये हैं आपके, क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स, इनके बीच में एटम्स का नंबर कैलकुलेट करो। कितने एटम आ गए टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में? देखो जरा, ये कार्बन से शुरुआत कर, इससे ऑक्सीजन से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि ये बना रहा है ना। एक ऑक्सीजन आ गया, फिर उसके बाद में ये नाइट्रोजन 2, ये कार्बन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। नंबरिंग कैसे करी, समझ में आया ये आपको? ये ऑक्सीजन है, ये पहला है, फिर उसके बाद में ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 एटम्स आ गए। इसलिए इसे कहते हैं 3.612 हेलिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? 3.612 हेलिक्स है। अब आप ये मत कहना कि आपने इस पहले नंबर के ऑक्सीजन के बाद में ये कार्बन क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये बॉन्ड बाहर की तरफ जा रहा है, कार्बन के साथ में ये नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। ये इतनी चीज समझ में आई आपको? अब मैं आपको और चीज समझाता हूं, यहाँ पे काम की अच्छी अच्छी बातें समझते हैं अपन। यदि आप इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी 2 अल्फा हेलिक्स के बीच की दूरी कैलकुलेट करोगे, जैसे कहीं से भी मान लो कोई भी एक अल्फा हेलिक्स उठा लो, जैसे मैं ये 6 नंबर वाला अल्फा हेलिक्स ले लेता हूं जो 6 नंबर लिखा है, और इससे जो 9 नंबर का अल्फा हेलिक्स है ये ले लेता हूं। इस अल्फा हेलिक्स से इस अल्फा हेलिक्स तक की जो दूरी है वो होती है 1.5 एंगस्ट्रम। ये रटना पड़ेगा, समझा तो मैं रहा हूं, रटना पड़ेगा। एक अल्फा कार्बन से अगले अमाइनो एसिड के दूसरा अल्फा कार्बन के तक की दूरी कितनी है? 1.5 एंगस्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स, या आप इसको बेटर ये बोलोगे, राइज पर रेसिड्यू। ये है 1.5 एंगस्ट्रम, राइज पर रेसिड्यू। जब आप एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब एक कार्बन से अगले नाइट्रोजन तक जाते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, तो आपके कितने अमाइनो एसिड्स आते हैं? और ये अमाइनो एसिड है ना, वो एक हेलिक्स या एक टर्न बनता है, सॉरी, एक टर्न। एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड आते हैं। हर अमाइनो एसिड के बीच की डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रम है। तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ वन टर्न कितनी आएगी?
3.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल टू 5.4 एंगस्ट्रम, या फिर इसको आप 0.54 नैनोमीटर भी बोल सकते हो, इसको 0.15 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। देखो आप, ये छोटी सी चीज है, अगर आप ये समझ गए ना, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज अल्फा हेलिक्स वगैरह सब समझ में आएगा, क्योंकि इतना सिंपल तो है, ये कुछ ज्यादा खास तो है ही नहीं। यहाँ पे क्लियर हुआ ये अल्फा हेलिक्स के बारे में कि 1.5 कब कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, और क्या बोलते हैं इसको 3.6 कैसे आया, और इसकी 5.4 एंगस्ट्रम कैसे आई, इस तरीके से अपने को बात करनी है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर हेलिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, और हेलिकल स्ट्रक्चर में मैं आपको उससे पहले चलो एक पॉइंट और लिखा देता हूं मैं। अल्फा हेलिक्स के अंदर पाई एंगल है ना, पाई एंगल, इसकी वैल्यू होती है माइनस में 57 डिग्री। यानी कि यहां पर इस डायग्राम में आप ढूंढो फाई एंगल कौन कौन से हैं, वो सारे -57 डिग्री पे रोटेट हो जाते हैं, और जो साई एंगल है वो -47 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा। तो भाई आपको इतना सा याद रखना पड़ेगा। ये तो रटते हैं, सब रटते हैं, मैं भी रटता हूं, आपको भी रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो अल्फा हेलिक्स है वो दो टाइप का होता है, राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड जो राइट हैंडेड होता है, इट इज मेड अप ऑफ एल अमाइनो एसिड्स, और जो लेफ्ट हैंडेड है इट इज मेड अप ऑफ डी अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर फाई वैल्यू है -57, तो इसके अंदर फाई वैल्यू है +57। इसके अंदर साई वैल्यू है -47 डिग्री, इसके अंदर साई वैल्यू है +47 डिग्री। ये अंतर है, और इसी के कारण बाकी सारी चीजें सेम होती है, खाली और खाली क्या अंतर रहता है इनके रोटेशन का। जो राइट हैंडेड है क्लॉकवाइज, उसमें देखो ये एन टर्मिनस है, और इस एन टर्मिनस के बाद ये इस तरीके से सी टर्मिनस, और ये एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंडेड ऐसे रोटेट, ऐसे कॉइल हो जाता है। ये एन टर्मिनस आ गया, ये सी टर्मिनस आ गया। अब अपन बात करते हैं इसमें वन टर्न की। तो भाई वन टर्न का मतलब क्या है? जैसे ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे ये अमाइनो एसिड्स है। अपने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, जो एन है वो अपने बाद फोर्थ वाले के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो एन है, मान लो मैं इसको एन बोलता हूं, इसको एन, तो एक एन के बाद, एन के बाद 1 2 3 4, चौथे के साथ में, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से उसके अगले वाले का बॉन्ड बनाते हैं अपन, इसका बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके बाद में 1 2 3 4, इसका बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। हालांकि ये जो मैं बना रहा हूं वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसे अजीब सी बनेगी, बाकी आप ऐसे समझ लेना कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ऐसे ऐसे करके बनते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं, तभी तो ये इतना अच्छे से स्टेबलाइज रहते हैं। और इसमें भी ऐसे ही अच्छे से बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें एक जो टर्न है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं वन टर्न। इसको हम पिच भी बोल सकते हैं। इसकी लेंथ होती है 5.4 एंगस्ट्रम। इसमें रेसिड्यू आते हैं 3.6 अमाइनो एसिड्स, और पर अमाइनो एसिड जो राइज होता है वो आता है 1.5 एंगस्ट्रम का। भाई ये तो याद रखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और मतलब अपने पास में ऑप्शन है नहीं।
अब इस अल्फा हेलिक्स के बारे में थोड़ी बहुत और मतलब बातें कर लेते हैं, करेक्टर्स इसके अपन डिस्कस कर लेते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं करेक्टर्स। तो जो करेक्टर्स में है, आप ये समझिए कि 1 अल्फा हेलिक्स is almost equivalent to 12 amino acids. 12 अमाइनो एसिड्स है, वो एक हेलिक्स बनाते हैं, स्प्रिंग जैसी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अब अपन। 12 अमाइनो एसिड, तो 12 अमाइनो एसिड को मल्टीप्लाई करो 1.5 के साथ में, ये इतने एक एंगस्ट्रम का एक जो है वो हेलिक्स होता है, इतना लंबा। ये याद रखने की बात है और उसमें कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद में एक चीज और आप नोट डाल के लिखें, जब आप कोई भी प्रोटीन देखोगे, कोई भी प्रोटीन, तो उस प्रोटीन का जो वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका एन टर्मिनस फ्री है, NH2, और इसका जो इसके आगे बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मान लो 7 ये लास्ट है, ये लास्ट अमाइनो एसिड है। अब आप मेरी बात समझना, ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड और जो लास्ट अमाइनो एसिड है, ये दोनों ही अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट अमाइनो एसिड do not participate in hydrogen bonding, और इनके अलावा रेस्ट ऑल डू, इनके अलावा बाकी सारे के सारे जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी लेंथ यही लिख लो, इसकी लेंथ होती है 2.8 एंगस्ट्रम। ये 2.8 एंगस्ट्रम जितनी लंबी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट अपन एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। देखो, जब कोई भी अल्फा हेलिक्स बनता है, जैसे ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, एक बार 3D में इमेजिन करना, इस अल्फा हेलिक्स में जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनकी जो साइड चेन्स हैं वो बाहर की तरफ निकली होती है, मतलब वो बाहर है, उसको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। अभी तो जब साइड चेन है वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करेगी तब बात अलग होगी। ऑल द साइड चेन्स इन अल्फा हेलिक्स present outward of helix, वो अपने हेलिक्स के बाहर की तरफ है प्रेजेंट होती है, आउटवर्ड ऑफ द हेलिक्स प्रेजेंट होगी है। इसका एक फायदा है, इसका ये फायदा है कि इनकी वजह से किसी तरीके का स्टेरिक डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अगर स्टेरिक डिस्टरबेंस आ जाता ना तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहती, ये गड़बड़ हो जाती। तो ये हो गया हमारे पास में अल्फा हेलिक्स के बारे में छोटी मोटी बातें। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसकी डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवरी करी थी लिनस पॉलिंग ने इन अल्फा केराटीन 1951 में। एक बार कहते हैं बहुत बीमार हो गए थे, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गए हुए थे और कॉन्फ्रेंस में बीमार हो गए तो छुट्टी ले ली वहां से,
और जब घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो ऐसे ही कागज पे ड्रॉ कर रहे थे कुछ, और उन्होंने मॉडल बना दिया ये हेलिक्स वाला, और फिर बाद में सही भी निकला। तो ये इस तरीके से इन्होंने डिस्कवरी कर रखी है। आगे बात करते हैं कि अल्फा हेलिक्स सारे अमाइनो एसिड नहीं बनाते। तो ऐसा क्या सिचुएशन आ जाती है कि अल्फा हेलिक्स है उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए? तो अपन बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स which disturb अल्फा हेलिक्स। कैसे है, क्या है, चलिए अपन समझते हैं। जैसे पहली एक कंडीशन है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी जो साइड चेन होती है वो भी ब्रांच्ड होती है। जैसे वेलिन हो गया, वेलिन की साइड चेन है वो इस तरीके की होती है। जैसे ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, है ना। ये ब्रांचिंग वाले जो साइड चेन ब्रांचिंग वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, स्टेरिक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। अगर इनका नंबर ज्यादा हो जाए ना तो फिर अल्फा हेलिक्स डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास में ये हुआ कि ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर जो ब्रांचिंग है, एग्जाम्पल में कौन आएगा, वेलिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन ये डिस्टर्ब करते हैं अल्फा हेलिक्स को। स्टेरिक डिस्टरबेंस इंक्रीज करते हैं, स्टेरिक डिस्टरबेंस है वो इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ लॉन्ग बल्क ऑफ चार्ज्ड साइड चेन अमाइनो एसिड्स बल्क में आ जाते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे अगर मैं कहूं कि बहुत सारे ग्लूटामेट, 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 ग्लूटामेट ऐसे आ जाए बहुत सारे, तो आपको पता है ग्लूटामेट जो होता है उसके पास में बीटा कार्बन के ऊपर सॉरी गामा कार्बन है, उसके ऊपर COO नेगेटिव ग्रुप होता है। तो इसकी जो आर चेन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन इंक्रीज। यदि ऐसा ही लाइसिन के लिए हो जाए कि लाइसिन बहुत बार लगातार आ गया, तो जो लाइसिन की साइड चेन है जिसके अंदर एप्सिलॉन अमाइनो एसिड होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसकी ये पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसे केस के अंदर यदि हम अल्फा हेलिक्स बनाने की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिपल्शन करेगा। ये एक और रीजन हो जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, है ना, ये इसकी साइड चेन पर भी चार्ज है। फिर इसके बाद में एक और रीजन, कभी कभी जैसे एस्पाराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ये अगर एक साथ आ जाए, एक साथ इफ कम टुगेदर, कम टुगेदर, तो इनकी जो साइड चेन होती है वो तो रिएक्टिव होती है। आपको तो पता ही है कि जैसे सेरीन थ्रियोनिन है उस पे फॉस्फोराइलेशन होता है,
तो वो किसी ना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है ना। सिस्टीन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसे ही जो एस्पाराजीन है उसके ऊपर मिथाइलेशन हो सकता है, उस पर एसाइलेशन हो सकता है। तो इनकी जो साइड चेन है वो रिएक्टिव होती है। ये साइड चेन्स है, दे आर रिएक्टिव, रिएक्शन कर जाती है ये। तो इनकी वजह से जो ये अल्फा हेलिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट भी सकता है। फिर उसके अलावा एक स्पेशल केस अपने पास में, चौथा, 3 हो गए ना, हाँ, चौथा प्रोलीन। प्रोलीन प्रोलीन का जो नाइट्रोजन है वो तो पार्ट ऑफ रिंग है, साइड चेन के साथ ही बॉन्ड बना के रिंग बन जाता है, इसलिए इट इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो प्रोलीन है इसको बोलते हैं डिसरप्टर या हेलिक्स ब्रेकर। ये एक हेलिक्स ब्रेकर है। ये अगर ऐसी जगह पे आ गया जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए था तो ये तो नहीं बनाएगा, लेकिन इसकी सिस कन्फर्मेशन जो होती है ड्यू टू सिस कॉन्फर्मेशन, ये बेंडिंग कॉज करता है, कॉज बेंडिंग इन पेप्टाइड। तो जहां जहां पे टर्न्स होते हैं, बीटा टर्न, वहां पर तो सेकंड नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो होता ही प्रोलीन है। प्रोलीन जहां पे होता है ऐसे मान लो कि वहीं पर ये बनते हैं आपके बैंड्स बनते हैं, लूप बनते हैं या टर्न बनते हैं। अगर हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करें जो कि है रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आएगा। यदि हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करें तो प्रोलीन है, इसके लिए बहुत कम एरिया होता है, लीस्ट एरिया फॉर प्रोलीन ऑन रामाचंद्रन प्लॉट। अभी के लिए ना ये बात अगर आप लिख के छोड़ दो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। एक और अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। हालांकि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में बुराई नहीं है, पर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की जो साइड चेन है H, इस साइड चेन में रोटेशन बहुत ज्यादा होता है, वेरी मच रोटेशन। और वेरी मच रोटेशन होने के कारण क्या होता है कि ये स्टेरिक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, स्टेरिक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। लेकिन ग्लाइसिन जो है वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है आरसी प्लॉट के ऊपर, मैक्सिमम एरिया फॉर ग्लाइसिन ऑन आरसी प्लॉट। ये इतना हो गया अपने पास में। फिर आगे अपन बात करते हैं एक नोट डाल के। हमने अभी तो बात करी कि भाई जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं या कंडीशन है उनमें अल्फा हेलिक्स है वो डिस्टेबल हो जाता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड है एलानिन। एलानिन अमाइनो एसिड की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है अल्फा हेलिक्स बनाने की। तो हम ये लिखेंगे इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स। क्या पता यही एग्जाम में पूछ ले कि बताओ कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स बनाने की मैक्सिमम टेंडेंसी रखता है, तो इट इज द एलानिन। ये हुआ अल्फा हेलिक्स के बारे में, बताओ सिंपल एकदम से। अब अपन बात करते हैं बीटा शीट की।
तो नेक्स्ट है अपना बीटा शीट। आपसे पूछे बीटा शीट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सीधा लिखो वही पॉलिंग। डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग एंड कॉरी। पॉलिंग एंड कॉरी है, उन्होंने डिस्कवर करी थी वही 1951 के अंदर। अब जो बीटा शीट है, ये बीटा शीट को अपन बीटा प्लेटेड शीट भी बोलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट। जैसे टिन शेड होता है ना, वो जो टिन का बना हुआ अपन ऐसे इस तरीके का होता है, ऐसे सा ना लगाते हैं अपन छत पे या फिर ऐसे छाया करने के लिए। तो बीटा शीट के अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के सेगमेंट्स होते हैं। बीटा शीट जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल सेगमेंट्स। और यहां पर जो हर सेगमेंट है उसको बोलते हैं बीटा स्ट्रैंड। ईच सेगमेंट, उसको बोलते हैं बीटा स्ट्रैंड। तो बीटा स्ट्रैंड और बीटा शीट के अंदर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जो टिन शेड है उस पूरी को तो टिन शेड बोलते हैं, वो एक शीट है, और उसका एक एक जो ऐसे टर्न है लंबाई में, लेंथ में, तो उसको अपन एक स्ट्रैंड बोलते हैं। ये बीटा स्ट्रैंड के बारे में हो गई। अब उसके बाद में इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। जैसे कि अल्फा हेलिक्स में उसी चेन के अंदर पहला जो है वो चौथे के साथ में बना रहा है, यहां पर इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज करते हैं बीटा शीट को। मैं आपको एक बार एक शीट बना के दिखाता हूं। जैसे बीटा शीट की एक खास बात और होती है, जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, सपोज करो इस तरीके से, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा अमाइनो एसिड है, ये पांचवा अमाइनो एसिड है। और जहां पर ऊपर की तरफ जो ये बेंडिंग टाइप हो रही है, दैट इज एवरी अल्फा 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 कार्बन। आप समझने की कोशिश करना, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इतने सारे ये अमाइनो एसिड्स हैं। बीटा शीट की खास बात यह है कि एक अमाइनो एसिड की आर चेन इधर रहेगी, दूसरी की इधर रहेगी, फिर तीसरी की इधर रहेगी, फिर चौथे की इधर रहेगी, फिर इधर रहेगी, फिर इधर रहेगी। यानी कि जो बीटा शीट या बीटा स्ट्रैंड है उसके अंदर जो आर चेन्स होती हैं, दीज आर चेन्स आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली अपोजिट टू ईच अदर। ये अल्टरनेट एंड अपोजिट है एक दूसरे के। तो आर चेन्स present alternately and opposite to each other। एक दूसरे के अपोजिट एंड अल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में एक और सबसे खास बात यह है, यहां देखो हेलिक्स तो बन नहीं रहा है ना। हेलिक्स नहीं बन रहा है इसलिए अपन वो टर्न वाली बात तो कर नहीं सकते, पर अपन यहां पे एक बात कर सकते हैं। वो बात क्या है? बात यह है कि यहां पर एक अल्फा से लेकर के दूसरा जो अल्फा है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 7 एंगस्ट्रम की। 7 एंगस्ट्रम का जो बीटा शीट होती है, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म,
एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स। जैसे ऐसे सपोज करो कि जो अल्फा हेलिक्स है वो तो इस तरीके से एक स्प्रिंग के जैसा है, लेकिन जो बीटा शीट है स्प्रिंग को खींच दो, स्प्रिंग को खींच दोगे तो वो ऐसी बन जाएगी, ये बीटा शीट हो जाएगी। तो अल्फा हेलिक्स से बीटा शीट इस तरीके से बनती है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है बीटा शीट। और बात करते हैं अपन, बीटा शीट्स दो टाइप की होती है। पहली इसे बोलते हैं पैरेलल, या पहले एंटी पैरेलल ले लेते हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट। एंटी पैरेलल बीटा शीट का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल बीटा शीट का मतलब यह है कि यहां पर दोनों बीटा शीट्स जो होंगी उनकी ओरिएंटेशन अपोजिट होगी, एक एन से सी की तरफ होगी तो दूसरी सी से एन की तरफ होगी। एक सेकेंड, इससे एक फायदा मिलेगा। और फायदा क्या मिलेगा? जब ये दोनों की दोनों जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं या सेगमेंट्स हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल जब होते हैं ना, तो इनके हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर है वो एक दूसरे के से सामने आ जाते हैं। और हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर सामने आ जाएंगे तो ये मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर है सामने आ गए तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नेचर के बनते हैं। इसमें जो फाई साई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप याद रखो -140 डिग्री, और साई की वैल्यू होती है वो प्लस में 135 डिग्री है। और ये जो डिग्रीज वगैरह है आपको ये बहुत काम आने वाली है रामाचंद्रन प्लॉट में। अब इसके बाद में मैं आपको पैरेलल बीटा शीट बता देता हूं, पर उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये होती है 3.6 एंगस्ट्रम की, 3.6 एंगस्ट्रम की होती है। एक जो टर्न है वो 7 एंगस्ट्रम का होता है। देखो ये तो एंटी पैरेलल हो गई। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल बीटा शीट, जो पैरेलल बीटा शीट है इसमें एक तरफ एन टर्मिनस होगा तो दूसरी चेन का इधर सी टर्मिनस है वो होने वाला है। और सी टर्मिनस होने के कारण यहां पर जो डोनर एंड एक्सेप्टर है वो आमने सामने नहीं आ पाते। तो आमने सामने नहीं आने की वजह से कुछ गड़बड़ बॉन्ड इस तरीके से बन जाते हैं, इस तरीके के उल्टे बॉन्ड बनते हैं, ये लेस स्टेबल है। इसमें जो फाई की वैल्यू है वो होती है -120 डिग्री, और जो साई की वैल्यू है वो है +115 डिग्री। ये अपने को एक चीज इसमें ध्यान रखनी होती है। फिर उसके बाद में कुछ कॉमन जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे एक जो बीटा स्ट्रैंड है या आप इसको बोल दीजिए कि एक बीटा चेन है, इसमें होते हैं 15 अमाइनो एसिड्स, 15 अमाइनो एसिड की होती है ये। और यूजुअली 2 to 22 बीटा स्ट्रैंड्स वो बनाते हैं एक बीटा शीट। यानी एक बीटा शीट के अंदर 2 से लेके 22 तक के जो हैं वो बीटा स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। ऐसी 22 चेन हो सकती है जो अभी यहां बना रखी है। तो ये बीटा शीट के बारे में, इसमें क्या ध्यान रखोगे? दोनों का ये एंगल वैल्यू याद रखना है और एक ये राइज वाला याद रखना है, राइज पर रेसिड्यू 3.6 एंगस्ट्रम का होता है।
तो ये हुआ अपने पास में रिगार्डिंग दिस बीटा शीट। अब बात करते हैं बीटा टर्न के बारे में। टर्न का मतलब मुड़ना, इसी को कहते हैं बीटा बैंड। इसी का नाम है रिवर्स टर्न, और इसके एक आधे और भी नाम है हेयर पिन टर्न। तो ये सारे के सारे बीटा टर्न के ही नाम है। क्या मतलब होता है बीटा टर्न का? देखो, मान लीजिए कि ये कोई N और ये कोई C, ये है एक बीटा शीट, ठीक है, बीटा स्ट्रैंड, सॉरी, ये एक बीटा स्ट्रैंड है। अब यदि ये पैरेलल है, सपोज करो कि ये पैरेलल है, तो इधर N है, इधर C है। अब कंटिन्यू कैसे रहा होगा? N से C, फिर C से N, फिर N से C, ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो काम है कि नहीं? तो जो भाई N से C गया, वो C से वापस टर्न लेगा N की तरफ। आप इसको 3D के अंदर समझ पाएंगे अच्छे से। मैं देखो बनाने की एक बार कोशिश करके देखता हूं। लेट सपोज कि ये एक और ये पैरेलल में दूसरी है। लेट से ये N है, ये C है, ये N है, ये C है। तो जो अब टर्न लगेगा ना, वो टर्न ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं रिवर्स टर्न। यही कहलाता है बीटा टर्न। अब आप कहोगे कि सर यदि ये पैरेलल एंटी पैरेलल होती तो एंटी पैरेलल कर लेते हैं, वो टर्न आसान होता। ये भी एक चीज है जो उसकी स्टेबिलिटी में प्लस पॉइंट करती है। अगर ये इस तरीके से होते, ये टर्न आसान होता। ये N है, ये C है, ये N है, ये C है, तो टर्न लेना बड़ा आसान हो जाता। ये है बीटा टर्न। एक तो ये चीज समझ में आई बीटा टर्न क्या है। जब कभी भी कोई भी प्रोटीन है, हाँ ये अल्फा में भी होता है, अल्फा हेलिक्स के साथ भी होता है, ऐसे मत सोचना कि ये बीटा शीट के साथ में ही है। टर्न तो टर्न है, वो तो कहीं पर भी आ जाता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। सो कैसे होगा? देखो बीटा टर्न, बीटा बैंड, जहां पर भी पॉलीपेप्टाइड्स को मुड़ना होता है, रिवर्स लेना होता है, तो वहां पर टर्न आता है। पॉइंट ऑफ टर्न इज मार्क्ड बाय बेंडिंग, और इसी को हम कहते हैं बीटा टर्न। अब इस बीटा टर्न की खास बात क्या होती है? बीटा टर्न की खास बात यह है कि ये दो टाइप के हैं। एक टाइप 1, एक टाइप 2। ये खास बात यह है कि दोनों के दोनों 4 अमाइनो एसिड के बने होते हैं। जैसे मैं ये लिख लेता हूं, फर्स्ट अमाइनो एसिड, जो सेकंड अमाइनो एसिड होता है इट इज ऑलवेज प्रोलीन, दोनों के अंदर ही। फिर यहां थर्ड अमाइनो एसिड कोई भी आ सकता है, डजंट मैटर। और ये चौथा जो अमाइनो एसिड है वो कुछ भी हो सकता है, उसका भी कोई ज्यादा खास मैटर नहीं कर रहा है। ये हुआ एक चीज। देन उसके बाद में जो सेकेंड टाइप का बीटा टर्न है, होने को तो ये भी 4 अमाइनो एसिड्स का ही बना है, पर इसकी खास बात क्या है
कि फर्स्ट कुछ भी हो, फोर्थ कुछ भी हो, सेकंड तो प्रोलीन होगा, थर्ड हमेशा ग्लाइसिन होगा। ये इसकी खास बात है। सेकंड इज ऑलवेज प्रोलीन, यहां पर सेकंड इज ऑलवेज प्रोलीन, और थर्ड है इट इज ऑलवेज ग्लाइसिन। ये हमेशा ग्लाइसिन ही आएगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो बीटा टर्न है, ये बीटा टर्न में कहां हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनने वाला है। हमेशा फर्स्ट वाला जो है वो फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है n का n प्लस थर्ड के साथ में। n खुद है, प्लस थर्ड करोगे तो वो फोर्थ ही आएगा। और इधर भी n का n प्लस थर्ड अमाइनो एसिड के साथ में ये बॉन्ड होता है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो बीटा टर्न और जो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 है, इनमें से जो टाइप 1 है इट इज मोर कॉमन। ठीक है, वो तो होना ही था भाई कि एक दोनों में से कोई एक तो ज्यादा कॉमन होता ही होता। अब इसके अंदर जो अपन इनकी फाई साई एंगल की बात करते हैं, तो जो फाई एंगल है बीटा टर्न का, ये बीटा टर्न का फाई एंगल होता है ऑलमोस्ट -60, और जो साई एंगल होता है वो होता है -30। और इसका जो फाई एंगल है ये रटने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। -60 और साई एंगल होता है प्लस में 120। ये रटने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, मान के चलो अपने पास। तो ये एक बीटा टर्न के बारे में इस तरीके से। फिर एक और टर्न है जिसे कहते हैं ओमेगा टर्न। ओमेगा टर्न भी ठीक ठाक पाया जाता है, बट ये बहुत मतलब ज्यादा कॉमन टाइप का नहीं है। मोर इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर देन बीटा टर्न। फिर जो एक और आता है ये काम का है गामा टर्न। गामा टर्न के बारे में तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, गामा टर्न है ये 3 अमाइनो एसिड का बना है। 1 2 3, ये 3 अमाइनो एसिड का बना है सिर्फ। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा 1 एंड थर्ड के बीच में। इसको आप n का n प्लस सेकेंड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बॉन्ड बनता है। फिर इनके अंदर जो फाई एंगल होता है वो होता है माइनस में प्लस में 75, और जो साई एंगल होता है वो होता है माइनस में 64.0। मैं आपको ना ये लिस्ट भी बनवाऊंगा अभी, तो इससे आपको याद रह जाएगा। गामा टर्न के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है रैंडम कॉइल की। नाम से भी कुछ पता चल रहा है कि ये रैंडम है, रैंडम कॉइल है। कब होगा, कब बनेगा, वो जरूरी है समझना। देखो तो ये जो रैंडम कॉइल है, जब बहुत सारे सिमिलर अमाइनो एसिड बल्क में प्रेजेंट हो, व्हेन सेम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन बल्क। ऐसा होने से, जैसे एग्जाम्पल है बहुत सारे एस्पार्टेट आ गए या बहुत सारे ग्लूटामेट आ गए, तो ऐसा होने पर क्या होता है, किसी भी तरीके से ऐसे कॉइल बन जाती है। दैट इज नोन एज रैंडम कॉइल, और इसका कुछ है नहीं है। ठीक है, और ये भी डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग एंड कॉरी, ये कर लेना।
तो ये हुआ अपने पास में रैंडम कॉइल के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 310 हेलिक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 310 हेलिक्स के बारे में। 310 हेलिक्स। 310 हेलिक्स का मतलब क्या, नाम का मतलब क्या है? जैसे मैंने 3.6 वाले का बताया था अल्फा हेलिक्स का, वैसे ही 310 हेलिक्स में 3 रेसिड्यू होते हैं, यानी अमाइनो एसिड एंड 10 एटम्स होते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं 310 हेलिक्स। अब वही बात है, चाहे बना के देख लो वैसे के वैसे, गिनती अलग से करनी है बस, बाकी कुछ नहीं है। जैसे सपोज करो ये अल्फा है और ये इसके बाद में ये तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। अभी आर चेन को तो लेना नहीं, एक बार मैं छोड़ रहा हूँ आर चेन को, ठीक है? आर चेन को मैं एक बार छोड़ देता हूँ। ये एन इधर एच आ जाएगा, सी अल्फा आ जाएगा, सी ये आ जाएगा ऑक्सीजन। मैं जानबूझ के आर चेन को छोड़ देता हूँ एक बार। ये एन, इधर एच आएगा, इधर अल्फा आएगा, इधर सी ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, एन एच सी अल्फा कार्बन, ऐसे करके चलता रहेगा। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को बॉन्ड कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए। 3 टर्न के अंदर 3 अमाइनो एसिड्स आने चाहिए। वहां 3.6 आ रहे थे, यहाँ 3 आने चाहिए। तो यदि मैं यहां से शुरुआत करूंगा तो देखो ये तो हो गया आधा, एक बार आधा मान लो आप, है ना? ये एक हो गया कंप्लीट, मतलब ये एक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में ये दूसरा वाला है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और फिर यहां पर ही अपन इसको इस साइड में करके यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे करके। तो ये कहलाता है 310 हेलिक्स। अब इसकी खास बातें जो है वो पॉइंट्स बना करके अपन लिख लेते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, 310 हेलिक्स इज द 4th मोस्ट कॉमन। पहले लिखवाई दिया था मैंने ये वाली बात तो आपको, 4th मोस्ट कॉमन होता है। ये एक टाइप का राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स है ये। फिर इसके अंदर जो क्या बोलते हैं 10 एटम्स होते हैं। देन हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनता है n का n+3 के साथ में। n के बाद में ये पहला, ये दूसरा और ये थर्ड आ गया, तो इसके साथ में बन जाता है। और इसको मैं n बोल देता हूं, तो ये n के बाद में थर्ड के साथ में। यहां पर रेसिड्यू राइज कितना है, ये आएगा आपका 2 एंगस्ट्रम या 0.2 नैनोमीटर। और ये चीज याद रखना, आपको ऐसे बोल देंगे कि बताओ 10 एंगस्ट्रम का एक 310 हेलिक्स है, 10 एंगस्ट्रम का, तो बताओ कितने अमाइनो एसिड है उसमें? 5 हो जाएंगे। एक के बीच में 2 है तो 5 हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन में छोटा छोटा काम आता है। फिर इसकी जो फाई वैल्यू है ये आपको याद करनी है, रटनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। -49 डिग्री और जो साई वैल्यू है वो -26 डिग्री, ये याद करना पड़ेगा। तो ये है अपने पास में 310 हेलिक्स के बारे में। फिर उसके बाद में और आगे बात करते हैं। एक हेलिक्स होता है, इसे बोलते हैं पाई हेलिक्स। पहले तो ऐसे लगता था कि ये बहुत ही रेयर टाइप का है, पर ये रेयर टाइप का नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन 15% ऑफ प्रोटीन्स। टोटल प्रोटीन का 15% है, उसके अंदर ये पाई हेलिक्स है वो पाया जाता है। पाई हेलिक्स की बात ये है कि इट इज फाउंड नियर टू फंक्शनल साइट ऑफ प्रोटीन।
जो प्रोटीन की फंक्शनल साइट होगी ना, काम करने वाली, उसके पास में पाया जाता है ये। अब यहां पर भी आपको याद क्या करना है, यहां पर 1 टन में होते हैं 4.1 रेसिड्यू। आप सोचो कि 4.1 रेसिड्यू है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा N का N+5 के साथ में, क्योंकि 4 तो है ही है, 0.1 अगला वाला और है इसके अंदर, तो N का N+5 के साथ में। यहां पर रेसिड्यू राइज कितना है, यानी अल्फा कार्बन से अल्फा कार्बन की दूरी पर रेसिड्यू राइज, ये है यहाँ पे 1.15 एंगस्ट्रम का। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, यदि मैं इस तरीके से बात करूं कि एक राइज इतना है 1.15 और टोटल इतने रेसिड्यू है एक टर्न के अंदर, तो जो पाई हेलिक्स है, उस पाई हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड है? 1 पाई हेलिक्स इज इक्वल टू 7 अमाइनो एसिड। इसमें 7 अमाइनो एसिड्स ही पाए जाते हैं, इतने छोटे साइज के ये होते हैं। उसके बाद में एक और खास बात है, इस पाई हेलिक्स का जो एंड होगा, उस एंड पर प्रोलीन हमेशा होगा। प्रोलीन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पाई हेलिक्स। तो ये पाई हेलिक्स के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, यहां पर ना पाई हेलिक्स में यदि अपन फाई साई की बात करें, तो फाई साई एंगल नहीं बन पाते प्रॉपर। क्यों? क्योंकि 7 ही अमाइनो एसिड है, सो नो प्रॉपर पाई एंड साई एंगल्स, तो इसकी अपन बात करेंगे नहीं। अब अपन आते हैं एक और टाइप के टर्न पे, हेलिक्स पे, इसका नाम है पॉलीप्रोलिन हेलिक्स एंड हेलिक्स। पॉलीप्रोलिन हेलिक्स का क्या मतलब है? नाम से ही है, बहुत सारे प्रोलीन्स एक साथ प्रेजेंट है, मैनी प्रोलीन टुगेदर। अब आप इसकी एक खास बात आप बता सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लग जाए तो? प्रोलीन का जो NH ग्रुप है, इट इज द पार्ट ऑफ रिंग, तो वो NH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता, और यहां तो केवल ही प्रोलीन 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 है। यहां CO तो अवेलेबल है पर NH अवेलेबल नहीं है, इसलिए देयर इज नो इंट्राहेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां इंट्राहेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि प्रोलीन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर बात आती है इसके दो टाइप्स की। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉलीप्रोलीन 1 या पॉलीप्रोलीन टाइप 1, इसको शॉर्ट में कहते हैं PP1, ये आई नहीं है, 1 है। और एक दूसरा होता है पॉलीप्रोलीन टाइप 2, इसको बोलते हैं PP2। इसके कुछ कॉमन पॉइंट है दोनों के, और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। दोनों का पहला पॉइंट, ये टाइप 1 है वो एक राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड, और ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है।
जो टाइप 1 है, इस टाइप 1 के अंदर राइज पर रेसिड्यू 1.9 एंगस्ट्रम का होता है और इसके अंदर ये 3.1 एंगस्ट्रम का होता है, तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये तो। फिर टाइप 1 के ऊपर वापस आते हैं। टाइप 1 के अंदर जो फाई एंगल है वो है -75 डिग्री और साई एंगल है वो प्लस में 160 डिग्री। और जो टाइप 2 है इसके अंदर फाई एंगल है वो तो होता है माइनस में 75 डिग्री सेम, और जो साई एंगल है वो होता है प्लस में 150 डिग्री, मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया है। ये इतना सा अपने पास में हो गया रिगार्डिंग दिस पॉलीप्रोलिन टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक छोटा सा टॉपिक कंसीडर करते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, क्यों काम में लिया जाता है, मैं सारी चीजें समझा देता हूं। तो ये रामाचंद्रन प्लॉट एक्चुअली क्या है और किस तरीके से इसको काम में लेना है, वो सारी बातें अपन समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रामाचंद्रन प्लॉट का यूटिलिटी क्या है। देखो, ये प्लॉट इस बात पे बेस्ड है कि एवरी फाई एंड साई एंगल हैज ए पर्टिकुलर टर्न या रोटेशन। कुछ ना कुछ रोटेशन तो इनमें होता है। सो दिस प्लॉट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the type of secondary structure based on these phi and psi angles। इनके ऊपर इनके बेसिस के ऊपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी है ये पता लगाने का तरीका होता है रामाचंद्रन प्लॉट। अब रामाचंद्रन प्लॉट यदि समझना है तो उससे पहले कुछ रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी स्ट्रक्चर है और उसका फाई एंगल कितना है और साई एंगल कितना है, ये रटे बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाली होंगी वो बता देता हूं। जैसे एक है अल्फा हेलिक्स, और अल्फा हेलिक्स में भी जो राइट हैंडेड है उसकी बात हो रही है। राइट हैंडेड है वो है -57 डिग्री और ये -47 डिग्री। और यदि अल्फा हेलिक्स लेफ्ट टर्न की बात की जाए तो ये प्लस में 57 डिग्री और ये प्लस में 47 डिग्री हो जाएगा। ये इतना। फिर उसके बाद में दूसरा देखो, यदि हम बीटा शीट की बात करें, बीटा और वो भी एंटी पैरेलल की, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ जाना, बीटा है वो एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल की है माइनस में 139 डिग्री और ये प्लस में 135 डिग्री। देखो, यदि कहीं पर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा हो तो इतना गौर मत करना, क्योंकि जैसे लेनिंजर है बायोकेमिस्ट्री की एक अच्छी बुक है, उसमें कुछ लिखा हो, वॉइट एंड वॉइट में कुछ लिखा हो, स्टायरे के अंदर कुछ लिखा हो, तो इतना ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना। 1-2 डिग्री का ऊपर नीचे चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा जो पैरेलल है वो है 119 डिग्री और ये है 113 डिग्री। फिर एक कोलेजन का याद रखना, कोलेजन प्रोटीन के लिए इट इज -51 और ये रहेगा प्लस में 153। बीटा टर्न की बात करें टाइप 1 तो ये है -60 -30।
और बीटा टर्न यदि हम टाइप 2 की बात करें तो ये है माइनस में 90, माइनस में 60 और ये प्लस में 120 डिग्री। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करें 310 हेलिक्स की, 310 हेलिक्स, तो 310 हेलिक्स है, ये माइनस में 49 है और ये माइनस में 26 है। पाई हेलिक्स की बात करें, देखो ये चीजें सभी को रटनी पड़ती है, बार बार अगर रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी, नहीं तो मैं भी देख के लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार समझ के छोड़ दो, फिर एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ के चले जाइए तो आपको ये इतना काम अपना हो जाएगा। और एक पोलीप्रोलीन टाइप 1 का याद करो, ये -75 और ये प्लस में 160, और एक पोलीप्रोलीन 2 का याद करो, ये -75 और ये +150, ये डिग्री में चल रहा है सारा, है ना, तो ये इतना कर लेना। ये तो आप वैल्यूज याद रखोगे। अब उसके बाद में जो काम की चीज है, जो एक्चुअल रामाचंद्रन प्लॉट है, वो समझो आप। देखो रामाचंद्रन प्लॉट एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को 4 भागों में बांटना है, एकदम इजी है। और बीच में होता है 0 डिग्री, इधर जाओगे तो ये प्लस में 180 डिग्री आएगा, इधर आओगे ये माइनस में 180 डिग्री आएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर प्लस में 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, आपके सामने ये वैल्यूज दे रखी है सारी की सारी फाई साई की, इधर की एक्स एक्सिस पे फाई एंगल है और इधर की एक्सिस पे साई एंगल है। अब आप अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम सॉरी वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो। फाई एंगल होना चाहिए अल्फा हेलिक्स का -57, तो 0 से जब आप लेफ्ट की तरफ आओगे तो यहां से एक -57 आ जाएगा। और जो साई एंगल है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस में 47, वो यहां से आ जाएगा। तो कुल मिला के ग्राफ यहां बनेगा। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा हेलिक्स, वो भी आर को, मतलब राइट हैंडेड। और यदि मैं लेफ्ट हैंडेड की बात करूं +57, तो 0 के आगे जाओ, ये +57 यहां से आएगा और ये +47 यहां से आएगा, तो यहां एक पॉइंट बन जाएगा, ये है अल्फा हेलिक्स बट वो लेफ्ट हैंडेड वाला। बस ये इतना सा काम तो करना है। बीटा शीट देखो, प्लस में सॉरी माइनस में 139, तो ये माइनस में 139 को यहां से आएगा, और ये एक है एंटी पैरेलल प्लस में 135, ये यहां से आएगा, तो कुछ यहां पर आएगी। बीटा शीट है वो भी एंटी पैरेलल। और ऐसे ही जो अल्फा है वो -1 और +13 यहां से है, वो बीटा पैरेलल आ जाएगी। कुल मिलाकर के कोलेजन है वो यहां से आएगा। ये सारी चीजें आप देख लो आराम से, आपके सामने मैंने बता दिया, ये C4 कोलेजन है, बाकी आप देखो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जब सारा का सारा सेट करोगे ना, तो सारा का सारा सेट, मैं एक बार इनको बॉक्स को नाम दे देता हूं। जैसे सपोज करो ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है, ये सी बॉक्स है और ये डी बॉक्स है। आप देखो डी बॉक्स में कोई नहीं आया और आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि डी बॉक्स में आने के लिए क्या चाहिए, ये फाई एंगल चाहिए प्लस में, और जो साई एंगल है वो चाहिए माइनस में, यानी ये वाला एंगल है वो माइनस में चाहिए, तब जाके कोई आएगा। यानी प्लस माइनस चाहिए, और आप देखो प्लस माइनस कोई नहीं है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, लेकिन प्लस माइनस कोई नहीं है। इसका मतलब डी में तो कोई नहीं आएगा। इस एरिया को कहते हैं डिसअलाउड रीजन या डिसअलाउड एरिया। और बाकी में कोई ना कोई आ सकता है ना, तो बाकी को कहते हैं अलाउड, ये अलाउड है। तो मैं आपको दो टर्म्स बता देता हूं, एक तो है अलाउड एरिया, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, और एक होता है डिसअलाउड एरिया। अब आप इसको एरिया के हिसाब से ना समझें,
देखो एरिया भी तो एंगल्स का बना है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड है उसका क्या एरिया है, आप बताओगे कि सर इसका एरिया ये है, पर फिर मैं यही पूछूंगा इसका एंगल बताओ, तो ये एरिया भी कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अलाउड एंड डिसअलाउड एरिया का मतलब क्या है, बड़ा इजी है, दोज पाई एंड साई एंगल्स which are possible in secondary structure, और those phi and psi angles which are not possible in secondary structure, जो secondary structure में possible ही नहीं है तो उसको अपन disallowed बोल देंगे। अब जैसे हमने कहा कि जो ग्लाइसिन है it has maximum allowed area, इसका एरिया मैक्सिमम अलाउड है, और जो प्रोलीन है उसका मिनिमम अलाउड एरिया है। लेकिन एक और आपको सॉरी ये एरिया, एक और खास बात आपको याद रखनी पड़ेगी, नोट डाल के खास बात याद करनी पड़ेगी। क्या, यदि कोई नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, और उसमें भी साइड चेन है, तो उसका जो अलाउड एरिया है वो और भी ज्यादा और भी कम होगा, लेस अलाउड एरिया देन प्रोलीन, यानी प्रोलीन से भी कम होगा, प्रोलीन से भी कम होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है अल्फा मिथाइल, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल, एल वेलिन, तो ये वेलिन है जिसके अंदर अल्फा पोजीशन पे मिथाइल आ गया, ये एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है पर होता है ये। तो ये हुआ अपने पास में रामाचंद्रन प्लॉट, बस इतना सा है। अच्छा, रामाचंद्रन प्लॉट कई बार आपको प्रोटीन या फिर कोई अमाइनो एसिड के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे वही अपने 4 बॉक्स बन जाएंगे और ये 0 ये माइनस सॉरी +180 हो जाएगा, इधर ये -180 हो जाएगा, ये 0 ये +180 हो जाएगा। और आपको बोलेंगे कि फॉर ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट बनाओ फॉर ग्लाइसिन। अभी ग्लाइसिन है उसकी तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो ग्लाइसिन का जब आप देखोगे ना तो ये सारी की सारी वैल्यू है वो ग्लाइसिन आपको हर कहीं मिल जाएगा किसी भी एंगल पे, ऐसे बहुत सारा दिया हुआ रहता है। तो वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए होता है। ये है रामाचंद्रन प्लॉट। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अपन एक टेक्निक है सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्कुलर डाइक्रोमिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे टू आइडेंटिफाई secondary structure based on light absorption by peptide bond, ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक को अपन पढ़ेंगे यूनिट 13 के अंदर, क्योंकि यहाँ बीच में छेड़ने का मतलब बहुत सारी और चीजें भी बतानी पड़ेगी, तो उतना नहीं करना चाहता मैं। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।